तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करके किसान कमा रहे हैं अच्छी आय। आंवले का मुरब्बा बनाकर ले रहे अधिक मुनाफा, एक सफल किसान से मुलाकात। मिर्च की रोपाई और रोपाई के बाद फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करके प्रदेश के कुछ किसान अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस खेती से अधिक लाभ हासिल करने के लिए कुछ वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। वो कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं, जानते हैं शिमला के प्रगतिशील किसान दिनेश कुमार से। मेरा नाम दिनेश कुमार अत्री है और मैं सिरमौर जिला का रहने वाला हूँ, हिमाचल प्रदेश का। और मैंने जो है 2 साल पहले ये कार्नेशन की खेती शुरू की। सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलिथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलिथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना। हमने जब बेड तैयार कर दिया तो 1 फीट ऊंचा इसे बेड तैयार करना पड़ता है। इसमें गोबर खादें मिला के बिल्कुल रेडी कर दिया जाता है। इसके पश्चात इसको जो है पानी से पूरी तरह से भिगो दिया जाता है ऊपर से, ताकि वो कप जो है पौधा जो है सीधा उसमें लगाया जा सके। और उस पौधे के लगाने के ठीक लगभग 1 महीने बाद जो है पौधा ग्रोथ लेनी शुरू कर देता है। इसके पश्चात मैंने क्या किया कि इसके पश्चात जो है ना ये नेट लगाना शुरू कर दिया, ताकि जैसे ही पौधा ग्रोथ लेता है, अगर पहला नेट जो है 6 इंच पे लगता है, 6 इंच के बाद जो है पौधा जैसे ही ग्रोथ लेगा तो ताकि सीधा चले, इसलिए जो है नेट लगाया जाता है।
और इसके पश्चात जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, इसके बाद दूसरा 10 इंच पे दूसरा नेट, इसके पश्चात फिर बढ़ेगा, फिर उसके बाद तीसरा नेट, इस तरह से जो हम जो है, और इसको साइडों में जो है GI पाइप लगाए हैं हमने मोटे, ताकि ये मुड़े ना, और इसको जो है सीमेंट कंक्रीट में लगाया जाता है ताकि ये मुड़े ना। और इसमें जब ये जो हम नेटिंग करते हैं उस समय जो इसमें जोर पड़ता है, इसको टाइट रखना पड़ता है ताकि पौधा हमारा सीधा चले। नेटिंग जो है सीधी रखने के लिए बीच में हमने जो है बम्बू के पोल लगाए हैं, इसमें जो है कुछ इसको सीधा रखने के लिए जो है और भी कुछ इसका प्रावधान किया गया है ताकि ये सीधा रहे। और सीधा रहने से जो है हमारी स्टिकें बिल्कुल सीधी आएगी, और उसके जितना अच्छी सीधी और हमारी स्टिक होगी, फूल उतना अच्छा होगा, और हमारी स्टिक मोटी होगी तो हमारे को उतना अच्छा रेट मिलेगा। इसलिए इसमें बड़ी सावधानी बरती जाती है। हमने जो इसमें प्लांटिंग कार्नेशन की मार्च महीने में शुरू की थी, और उसके लगभग 1 महीने बाद जो है पौधे ने ग्रोथ लेनी शुरू कर दी, और लगभग जो हमने उसके बाद जो है नेटिंग लगानी शुरू करनी पड़ती है। इसमें नेटिंग हमने लगाई है जो कि लगभग 4 नेट जो है, पहला नेट हमने 6 इंच पे लगाया, दूसरा 10 पे, तीसरा भी 10 पे, और चौथा भी 10 इंच पे लगाया है, ताकि जो हमारी जो पौधा है जो बिल्कुल स्ट्रेट चले और क्रॉप अच्छी आए। तो इसके पश्चात इसमें कई बार जो है ये एक तेला जिसे होता है वो लग जाता है, उसके लिए भी हम स्प्रे वगैरह करते हैं। और उसके बाद माइट जो है, गर्म एरिया होने के कारण माइट जो है बहुत ज़्यादा पकड़ता है इसमें, तो हमने माइट के लिए भी इसमें स्प्रे वगैरह करते रहते हैं। हम जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम नज़र आती है वैसे हम इसमें स्प्रे करते हैं। जो इसमें हमने माइट के लिए जो स्प्रे करते हैं, माइटेक्स भी आती है और ओ माइट भी आती है, और सिम्बा जो इसमें बड़ी अच्छी कारगर रही है हमारी, उससे जो है जल्दी जो है वो कीट जो है मर जाते हैं। जैसे ही मेरी ये फसल तैयार हो गई तो इसके पश्चात थोड़ी सावधानी मैंने ये भी रखी कि जैसे सर्दियों का टाइम होता है तो इसे जैसे ही 9 बजते हैं धूप लगती है तो इसको जो है कर्टन जो हम इसके जो है खोल देते हैं ताकि इसमें हवा और धूप अंदर लगे। और जैसे ही शाम 5 होती है, सर्दी हो जाती है, उस समय जो है कर्टन को हमें बंद करना पड़ता है ताकि इसको एक सही क्लाइमेट इसका सही क्लाइमेट बना रहे। तो एक ठीक गर्मी जो इसे चाहिए 28 से 30 टेम्परेचर जो चाहिए वो उसको ताकि बना रहे। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो हम जो है इसमें कर्टन खुले रखते हैं और ताकि एयर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और ये ठंडा रहे। और साथ में जो है इसमें जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम इसमें जो है नेट लगे हैं, ग्रीन नेट, शेड नेट जिसे बोलते हैं, वो जो हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह से जो हम इसकी देखभाल करते हैं। इसमें जो है थोड़ा जब ज़्यादा ओवर हीट ये हो जाता है, गर्मी दिन के समय बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें हमारा फॉगर लगे हुए हैं। तो जब दिन में ज़्यादा गर्मी तो हम इसके फॉगर चलाते हैं, लगभग 10 मिनट तक इसे चलाते हैं, जिससे जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसके पश्चात फिर जैसे 1 घंटे के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर हम लगभग दिन में 3 बार जो है दिन में इसको चलाते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर ठंडा रहे। तो सर ठीक 4 महीने बाद जब ये हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है तो हम जो है इसको काटने के लिए लगभग ब्रश कटिंग जिसे कहते हैं, आधा फूल खिला होता है, ब्रश कटिंग इसकी की जाती है। और उसका काटने के लिए लगभग नीचे से 3 गांठें इसकी छोड़नी पड़ती है ताकि उसमें से दोबारा शूट आए, और वो शूट जो है दोबारा आते हैं, और इस तरह से ये क्रम जो है चलता रहता है। लगभग ये कंटिन्यू जो है फसल हमारी चलती रहती है। तो जब हम इसे काटते 3 इंच ऊपर से काटते हैं 3 गांठें छोड़ के, तो उसके पश्चात इसे काट के जो है हम इसे रखते हैं साइड में, और फिर इसे घर ले जाके जो है इसको थोड़ा पानी में रखा जाता है ताकि ये हरा रहे। और अगर यदि तुरंत ही हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध हो तो इसको हम जो है जैसे आज बनाएंगे तो इसको शाम को जो है बंच बनाएंगे, इसके 20 स्टिक्स का एक बंच बनता है। तो एक बंच बना के इसको जो हम तैयार करके पानी में एक पॉट में रखते हैं, और सुबह जो इसको पॉट से निकाल के सुबह पैकिंग करके और फिर जो इसको दिल्ली भेज देते हैं। और यदि हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं उपलब्ध होती है तो हम जो इसको रोक भी सकते हैं। हमें इसको अंधेरे कमरे में रखना होता है ताकि इसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो उसके पश्चात जैसे ही हमें ट्रांसपोर्ट 4-5 दिन तक जो हम इसे रोक भी सकते हैं। आजकल रोकते हैं हम सर्दी में जो है आजकल लगभग सप्ताह में 1 बार हमारी गाड़ी आती है। काटने के बाद इसे घर ले जाते हैं काट के, उसके बाद जो हम पैकिंग करते हैं। और पैकिंग पर जो है मेन डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी पैकिंग करते हैं। हमें जो है इसमें 8 फूल पीछे लगते हैं और जो है लगभग 12 फूल जो आगे टॉप में लगते हैं, लगभग 1 इंच के गैप में, 1 इंच गैप में 8 फूल पीछे और 1 इंच से आगे 12 फूल लगते हैं। उसको जो अच्छे से सेट किया जाता है कि बराबर और अच्छा दे, तभी जो है हमें अच्छा रेट मिलता है। ये लगभग 4.5 लाख में 500 स्क्वायर मीटर का बनता है, जिसमें जो है हम जिसमें हमने एग्रीकल्चर से इसे बनाया। एग्रीकल्चर हमारा जो ब्लॉक पड़ता है वो सराहा पड़ता है पछाद में, तो हमने वहाँ से स्कीम को मैंने उसको वहाँ से लिया। 90,000
मैंने जमा करवाया और फिर इसके पश्चात 1 लाख रुपए के मेरे प्लांट आए। इसके पश्चात कुछ और खर्चा अगर हम जोड़ें तो लगभग 4 लाख रुपए हमारा खर्च 2 साल में इसमें आया है। और कुल जो मेरी इसमें इनकम हुई है वो लगभग 12 लाख तक मेरी इनकम हुई है। और यदि हम इसको कुल देखें तो 4 से 5 लाख रुपए हमारे नेट प्रॉफिट हमारा 1 साल में इसमें आता है। आंवला की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन बहुत सी बार मंडियों में आंवले के फलों की अधिक आवक होने से किसानों को इसका अधिक बाजार भाव नहीं मिल पाता है और किसान अपने आंवले के फलों को औने पौने भाव में बेच देते हैं। मगर आज हम आपको ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो बाजार भाव के उतार चढ़ाव के चलते खुद ही आंवला के फलों का मुरब्बा बनाकर अच्छी आय ले रहे हैं। तो देर किस बात की, चलिए मिलते हैं राज्य राजस्थान, जिला जयपुर, ग्राम किरतपुरा के प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी से। मैं किसान हूँ और मैंने ये आंवले का कुछ आंवला प्रोडक्ट का कुछ काम कर रखा है, लघु उद्योग लगा रखा है। हमारे जो हरे आंवले हम हमारे फार्म से तोड़ के लेके आते हैं वो हम इसमें डालते हैं होद के अंदर, जहाँ पे ये धुल भी जाते हैं और 5-10 दिन रह भी जाते हैं पानी के अंदर, खराब नहीं होते। आंवला के फलों को धोने के बाद में इन फलों में छेद करते हैं ताकि इनमें चीनी आसानी से अंदर चली जाए और इन फलों का खट्टापन बाहर निकल जाए। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि इस कार्य को किस तरीके से करते हैं। अरे आंवले को फिर इस मशीन में डालते हैं। इसके अंदर स्टील की पिन लगी हुई हैं जो इस आंवले में छेद कर देती हैं। आंवले में छेद अपने इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो चीनी अंदर जाती है और इसका खट्टापन है वो बाहर आ जाता है। और इसमें जब आंवला पिंच हो जाता है उसके बाद में इसको गर्म करते हैं भट्टी के ऊपर। जब आंवला पिंच हो जाता है तो उसको इस यहाँ पे इस भगोने में ले आते हैं और इस भट्टी पे इनको उबालते हैं और इनको इतना उबालते हैं कि आंवला फटे ना और नरम हो जाए। और जब आंवला उबल जाता है तो उसके बाद में इसको फिर एक बार साफ पानी से धोते हैं। आंवला के फलों को उबालने के बाद उन्हें ठंडा करने के लिए पानी में डालते हैं, जिससे आंवलों का खट्टापन भी बाहर निकल जाता है। जब आंवला उबल जाता है तो इस होद में पानी भरा रहता है और वो आंवला इसमें डालते हैं तो आंवला ठंडा भी हो जाता है और उसमें इसके अंदर सेब भी रहता है। जब आंवला 10-12 घंटे इसमें पड़ा रहता है तो इसमें खट्टापन बाहर आता है, जो उस खट्टेपन को उस पानी को बदल देते हैं, उस पानी को निकाल देते हैं, नया पानी भर देते हैं। इससे 2-3 जब ये विधियाँ करते हैं तो आंवले में काफ़ी खट्टापन बाहर निकल जाता है। आंवलों का खट्टापन बाहर निकलने के बाद इसको चीनी की चाशनी के घोल में डाल दिया जाता है। तो किस प्रकार से इन फलों को चाशनी में डालें, क्या है ये प्रक्रिया, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। जब आंवला ओद में वहाँ से जब उसका खट्टापन बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद में उस आंवले को लेके आते हैं इस ड्रम के अंदर। इस ड्रम में आने के बाद में इसमें चाशनी रहती है और जैसे अपन बोलते हैं कि 2 तार की चाशनी है, लगभग इसका वृक्ष 60 वृक्ष के लगभग होता है। तो इस ड्रम में वो चाशनी रहती है, इस आंवले को डाल देते हैं। जब ये आंवला इसमें डला रहता है तो इसमें ये सफ़ेद जो अपन झाग देख रहे हैं ये पानी है। इसका मतलब ये है कि ये चाशनी पतली होगी, पानी बाहर आ गया। फिर इस चाशनी को अपन बाहर कर लेंगे, आंवला इसी ड्रम में रह जाएगा। उसको गाढ़ी करते हैं, गाढ़ी करने के बाद में फिर इसमें डाल देते हैं। जब ऐसे 2-3 बार करते हैं तो ये क्या है कि आंवला 100% मीठा हो जाता है और एकदम साफ़ सुथरा, और इसकी लाइफ 4-5 साल हो जाती है। इसमें अपने को कोई केमिकल, चूने का पानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका बिल्कुल ओरिजिनल प्रोसेस है और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, केवल चीनी और आंवला ही है ये। इस तरह से ये सभी जो अपने जितने भी ड्रम देख रहे हैं इस सब में ये मुरब्बा भरा हुआ है। जब आंवला तैयार हो जाता है तो उसको फाइनल पैकिंग में पैकिंग करते हैं, जिसमें 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो की हम अलग अलग पैकिंग करते हैं। और ये हमने 1 किलो की पैकिंग कर रखी है, जिसमें आंवला और चाशनी है। इसकी लाइफ लगभग 2 साल तक रहती है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा जब तक इस चाशनी के अंदर है, क्योंकि अपन ने इसमें कोई केमिकल कुछ भी इसमें ऐसा नहीं डाला जो इसको ख़राब करे। ये बिल्कुल प्योर है और ये अपन ने सारा पैकिंग कर रखा है इसका। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मिर्च की खेती साल भर की जाती है और जिन किसानों ने गर्मी मौसम के लिए मिर्च की नर्सरी डाली थी वो पौध की रोपाई के लिए तैयार हो गई है। तो अच्छी बढ़वार और उपज के लिए आप किस प्रकार से करें मिर्च की पौध की रोपाई और रोपाई के बाद फसल का प्रबंधन, इस पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश सिंह। किसान भाइयों, मिर्च की खेती आप किस प्रकार से करेंगे ग्रीष्म ऋतु में, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने पौधशाला में अपनी पौध डाल रखी है और पौध डालने के बाद आपकी पौध जब 30-35 दिन की हो जाती है और उसमें 5-6 पत्तियाँ आ जाती हैं तो वो पौधा आपकी रोपाई के लिए खेत की तैयार हो जाती है और उसको आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे पौधा उखाड़ा जाए। तो पौधा उखाड़ने से पहले आप जब खेत को तैयार कर लेते हैं तो तैयार खेत करने के बाद आप जो पौधशाला में पौधा आपकी पड़ी हुई है वहाँ पर एक आप हल्की सिंचाई करें जिससे पौधा उखाड़ने में आसानी होती है। सूखे में कभी कभी पौधा उखाड़ने पर क्या होता है कि पौधे की जड़ें टूट जाती हैं और जड़ें टूटने से बाद में फिर पौधे सूखने की संभावना अधिक रहती है। अब बात आती है कि आप कैसे खेत तैयार करेंगे। तो जो आपका खेत खाली हो जाता है तो उसमें आप एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करिए, 3-4 बार हैरो पाटा चला करके खेत को समतल कर लीजिए और समतल करने के बाद ये ध्यान रखें कि उस खेत का जो चुनाव आपने किया है मिर्च के लिए उसमें जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। खेत जो है पानी के साधन के नज़दीक होना चाहिए और मिट्टी उसकी दोमट या बलुई दोमट हो तो बहुत अच्छी है, जिसका पीएच मान आपका 6.5 से 7.2 के मध्य में हो। खेत तैयार करने के लिए इसमें गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संस्तुत की जाती है और इसको आप जो है पौधे रोपण से 10-15 दिन पहले खाली खेत में ही मिला करके और मिट्टी में भली भांति मिला दीजिए और उसके बाद फिर उसमें आप रासायनिक उर्वरकों को डालते हैं जिसमें से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर हम संस्तुत की जाती है इसकी, जिसमें से आधी नाइट्रोजन और संपूर्ण फास्फोरस पोटास खेत की अंतिम जुताई के समय पर डाल दें और शेष बची हुई नाइट्रोजन को 2 भागों में बांट करके एक भाग 30-35 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में और दूसरा भाग 60 से 65 दिन की अवस्था पर फूल आने की अवस्था पर इसे खड़ी फसल में दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम उर्वरकों का चयन करके उनको अलग अलग समय पर देते रहते हैं। अब बात आती है खेत में रोपाई की। तो इस प्रकार से खेत को जब आप हैरो पाटा चला करके बराबर कर लेते हैं तो उसमें फिर आप जहाँ ज़्यादा बढ़ने वाली प्रजाति है तो उसमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बनाएं और कतारों में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही पौधों की रोपाई करें। कम बढ़ने वाली प्रजाति है इनको 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना करके कतारों में 30 से 45 सेंटीमीटर दूरी पर ही रोपाई की जाती है। रोपाई के करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पौधशाला से पौधे उखाड़ते हैं तो उन पौधों को उखाड़ने के बाद में उनकी जड़ों को साफ पानी से धोइए और धोने के बाद जो समान आकार के पौधे हैं उनको आप छांट के अलग कर लें और जो छोटे पौधे हैं उनको छांट करके अलग कर दें और उसके बाद उस पौधे की जड़ों को साफ पानी से धो करके 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या डायथेनियम 45 का किसी का भी घोल बना करके उपचार कर लेते हैं। तो उपचार करने के बाद फिर इनकी रोपाई करते हैं और ये ध्यान रखें कि जितना पौधे का भाग हमारा पौधशाला में था उतना ही भाग खेत में भी रहना चाहिए। जब पौधे की आप रोपाई कर देते हैं, रोपाई हमेशा ठंडे मौसम में करें, जब थोड़ा सा बदली का मौसम हो या शाम के समय पर 3 बजे के बाद करें। तेज धूप में कभी भी रोपाई नहीं करनी चाहिए। रोपाई के 1 सप्ताह के बाद जो पौधे बढ़ जाते हैं उनके स्थान पर दूसरे पौधे आप लगा दीजिए और फिर हल्की सिंचाई पौधे में कर दीजिए। इस प्रकार से आप पौधों की रोपाई कर सकते हैं। अब आती है बात सिंचाई की। तो ये ग्रीष्मकालीन महीना है तो इस समय जब प्रारंभ में तो 7-8 दिन अंतर पर सिंचाई करते रहें। बाद में जब पौधे स्थापित हो जाते हैं तो आप 10 से 12 दिन के अंतराल पर इनकी सिंचाई करते रहें और लगभग 60% दिन की अवस्था पर फूल आना प्रारंभ हो जाता है। गर्मी में सिंचाई 5 से 7 दिन के अंतराल पर करनी पड़ती है जिस पर अधिक खर्च होता है। इसलिए यदि आप खेत में पलवार यानी कि मल्चिंग कर दें तो सिंचाई का अंतराल तो बढ़ेगा ही, साथ ही खरपतवार भी कम उगेंगे। मल्चिंग के लिए आप पुआल, सूखी पत्तियां या किसी अन्य कृषि अवशेष का प्रयोग कर सकते हैं।
तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और दूसरी समस्या है खरपतवारों की, तो खरपतवारों में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल सकते हैं। और किसान भाई ध्यान रखिए, यदि आपने खरपतवारों को समय से नहीं निकाला तो इससे 70 से 80% की हानि हो जाती है। आहू की समस्या होती है, थ्रिप्स की समस्या आती है और सफ़ेद मक्खी की समस्या आती है। और ये तीनों ही कीट रस चूसने वाले कीट हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए आप मेटासिस्टा या रोगर दवा 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करते रहें, तो इससे आप कीड़ों की समस्या से निजात पा सकते हैं। और जो काट करके पत्तियों को नुकसान करने वाले कीड़े होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, सूढ़ियाँ होती हैं, उनकी रोकथाम के लिए आप क्लिक्स कार्बोराइल दवा या एमिडाक्लोर उसको आप छिड़काव कर सकते हैं 0.1% से 0.15% तक इसका घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। बीमारियों में मुख्य समस्या एक तो पर्ण धब्बा रोग की होती है। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल 0.2% का घोल बनाइए और उसका छिड़काव कर दीजिए। और कभी कभी जो है एंथ्रेक्नोज की समस्या आती है, तो उससे बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा बहुत अच्छी है। इसका छिड़काव आप 15 दिन के अंतर से करते रहेंगे तो इस रोग से आपको बचाव हो सकता है। तीसरी समस्या होती है पर्ण कुंचन की। ये विषाणु के द्वारा होता है और विषाणु सफ़ेद मक्खी जो होती है बहुत छोटी होती है, उसके द्वारा फैलाया जाता है, जो एक पौधे का रस चूस के दूसरे पौधे पर पहुंचाती है। तो इससे बचाव के लिए आप रोगर या मेटासिस्टा दवा का, जैसा मैंने आपने बताया, उसको छिड़काव करते रहेंगे तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। कभी कभी किसान भाइयों मिर्च में फूल और फल गिरने की समस्या आ जाती है, तो उसके निदान के लिए बाज़ार में प्लानोफिक्स दवा मिलती है। उसकी आप 4 ml दवा 4.5 लीटर पानी में घोल करके बनाते हैं तो 40 ppm का घोल बन जाता है और उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और नहीं, दूसरी एक दवा है 2,4-D रसायन, ये सोडियम साल्ट बाज़ार में मिलता है। इसकी 1.25 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और उस 1 लीटर पानी को फिर 500 लीटर पानी में घोल दीजिए, तो ये 2 ppm का सोल्यूशन बन जाता है। और इसका छिड़काव आप फूल आने की अवस्था पर और दूसरा छिड़काव जो है पहले छिड़काव के 20 दिन बाद कर देते हैं, तो इससे फूल गिरने की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोहाना, जिला सोनीपत के कृषक सुरेश सिंह ने। यह गोभी वर्गीय फसलों में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अभी गोभी वर्गीय जो फसलें उगा रखी है, फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, उस पर मोइले का आक्रमण भी आने लगा है। किसान भाइयों, मोइला कीट फसल की कोमल पत्तियों, फूलों का रस चूसकर कमजोर बना देता है, जिससे फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस नुकसान को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप तुरंत इसका नियंत्रण करें। तो मोइले के आक्रमण से निजात पाने के लिए हमें मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है, या फिर एमिडाक्लोप्रिड जो रसायन आता है उसका हमें 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। और 10 दिन के बाद इस छिड़काव को हमें पुनः दोहराना है, तो उससे मोइले की समस्या से निजात पाया जा सकता है। अगर मोइले का सही समय पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसान भाइयों इससे इसकी पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस कीट के अलावा गोभी वर्गीय फसलों में कई तरह की लटों का प्रकोप होता है, जिससे गोभी के फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसे उत्पादन का उचित बाजार भाव नहीं मिल पाता। तो आप समय रहते इन लटों को पहचान कर इसका उचित प्रबंधन करें। किसान भाइयों, अभी पत्ता गोभी में डायमंड बैक मोथ, जिसको अपन हीर शलभ तितली भी कहते हैं, उसका भी आपको DBM के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस कीट का भी आक्रमण चालू हो गया है। इसमें आप देखेंगे कि जो लटें होती है वो पत्तियों को खुरच कर खाती है, धीरे धीरे उसको फूल को पूरा नष्ट कर देती है। और इस कारण जो फूल होता है उसमें क्या होता है कि उसमें बदबू आने लगती है और उसकी बाजार गुणवत्ता भी
कम हो जाती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें बेसिलस thuringiensis या बीटी जो एक जीव कीटनाशक है, इसका छिड़काव करना है। इसको हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक फूल उत्पादन हेतु कैसे करें टूलिप व्यवस्थापन, लेयर मुर्गियों में लगने वाली प्रमुख बीमारियां और उनका नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010859599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।